सूरजपुर नाम के एक गांव में अरुण करके एक आदमी रहता था। उसका पुराना फैन ठीक करने का व्यापार था। वह हर रोज गांव में जाकर सभी गलियों में घूम के फैन रिपेयर करके घर आता था। एक दिन जब वो बाहर गया था, उस दिन बहुत धूप थी। सुनो सुनो, फैन रिपेयर वाला आया। फैन जितना भी पुरानी हो ठीक करेंगे, जैसा भी हो ठीक करेंगे। ऐसा बोलकर गांव में जा रहा था, लेकिन शाम तक कोई भी उसे नहीं बुलाया। धूप ज्यादा होने के कारण वह थक गया था और उसे सरदर्द भी आने लगा। इसीलिए घर जाकर आराम करने की सोची। जब वह घर जाकर सो रहा था, ठीक 12 बजते ही कुछ ट्रैक्टर चलने की आवाज उसे सुनाई देती है, लेकिन उसको ट्रैक्टर तो दिखाई नहीं दी। वो सोच में पड़ जाता है। अगले दिन भी जब वो सो गया था, फिर से उसे ट्रैक्टर चलने की आवाज सुनाई देती है। घबराकर अगले दिन डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर साहब, मुझे रात को अजीब आवाजें सुनाई दे रही हैं। कुछ ट्रैक्टर की तेजी से चलने की आवाज सुनाई दे रही है। अरे, ये कैसा हो सकता है? अगर आसपास में कुछ नहीं तो ये सब तुम्हारी वहम है। रुको, मैं तुमको एक दवाई देता हूँ। तुम इसे हर रोज रात को ठीक सोने से पहले ये दवाई लेकर सो जाना। आराम से सो जाओगे। अरुण ने जाकर ठीक ऐसा ही किया। सोने से पहले दवा खाकर सो गया। अगले दिन दोपहर तक नहीं उठा। जब उसका दोस्त सोनू आकर देखा तो अरुण सो रहा था। अरे उठो अरुण, तुम इतने देर तक सो क्यों रहे हो? देखा, टाइम 3 बज गया है। काम के लिए नहीं जाओगे क्या? उठो उठो। अरे यार, कल रात को मैंने ये दवा खा के सो गया और कुछ पता ही नहीं चला। लेकिन दवाई किस लिए है? अरे यार, मुझे अजीब से रात को ट्रैक्टर चलने की आवाज सुनाई दे रही है, इसीलिए डॉक्टर के पास गया तो ये दवाई दिया है। अरे यार, ये दवाई नहीं है, नींद की दवाई है। और ट्रैक्टर चलने की आवाज तो मुझे भी सुनाई दे रही है। लगता है दाल में कुछ काला है भाई। ऐसा बोलकर अरुण और सोनू गांव में जाकर डॉक्टर के घर के पास जाकर चुपके से देखते हैं। तभी उनको एक सीक्रेट सुरंग की मार्ग दिखाई दिया। वह सुरंग गांव के नीचे से जा रही थी। उसमें जाकर देखा तो वहां पर एक ट्रैक्टर में सोने का स्मगलिंग करते हुए 2 आदमी थे। तभी वहां पर डॉक्टर भी आया और ऐसा बोला। अरे बेवकूफों, कितने बार बोलना है कि ट्रैक्टर को धीरे से चलाया करो। गांव में सबको पता चल गया है इस ट्रैक्टर के बारे में। डॉक्टर को देखते ही अरुण और सोनू को पता चल गया कि डॉक्टर ही ट्रैक्टर में सुरंग की रास्ते से गोल्ड स्मगलिंग कर रहा है। तुरंत पुलिस को फोन किया और सारी बात बताई। ये बात पता चलते ही पुलिस आकर डॉक्टर को और उन दोनों आदमियों को गिरफ्तार कर लेती है। बाद में गांव वाले अरुण और सोनू की साहस को देखकर उनको इनाम भी देते हैं। एक गांव में किशोर नाम का एक आदमी रहता था। उसका गांव के साथ हाईवे पर एक बहुत बड़ा ढाबा था। वो अपने ढाबे में बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाया करता था और लोगों को बड़े ही प्यार से खिलाया करता था। अरे टेबल नंबर 10 पर खाना लगा भाई, देख लो कितने भूखे हैं। और तुम भी जाकर टेबल नंबर 8 पर खाना लगा, देख वहाँ पे बाबूजी बैठे हैं। उसका प्रेम भाव और स्वादिष्ट खाना देखकर वहाँ से आने जाने वाले हमेशा उसी के ढाबे में आकर खाना खाया करते थे। उसके परिवार में उसकी बीवी और उसका एक बेटा था। उसका बेटा बड़ा हो चुका था। परीक्षा पास करने के बाद शहर में पढ़ाई करने के लिए जाना चाहता था, जिसमें काफी पैसे लगने वाले थे। पापा, मुझे इंजीनियरिंग करनी है। हाँ ठीक है बेटा, तो करो। लेकिन पापा, इसकी फीस तो काफी है। अरे तू फिक्र मत कर, पापा सब देख लेंगे। किशोर अगले ही दिन गांव के बैंक में जाकर बैंक मैनेजर से लोन की बात करता है। बैंक मैनेजर किशोर का एजुकेशन लोन पास कर देता है और किशोर पैसे लेकर अपने बेटे को इंजीनियरिंग के लिए शहर भेज देता है। गांव में ही रहने वाला कमल किशोर की तरक्की से बहुत जलता था। ये किशोर न जाने क्या घुट्टी पिलाता है सबको। देखो तो, बैंक ने उसे लोन भी दे दिया और मैं जाता हूँ तो मुझे मैनेजर मना कर देता है। इसको सबक सिखाना ही पड़ेगा। कमल यही सोचता हुआ जा रहा था, तभी अचानक एक बूढ़ा उससे जा टकराया। अबे बूढ़े, देखकर नहीं चल सकता क्या? और टकराते ही उस बूढ़े के हाथ से एक छोटा सा पुराना सा लोहे का बक्सा गिर पड़ा,
जिसे देखकर कमल ने हंसते हुए जोर की लात मार दी। तभी अचानक सामने से किशोर आ गया और उसे वो बक्सा देते हुए कहा, बाबा ये लो आपका बक्सा, आप भूखे लग रहे हो, अरे चलो मेरे ढाबे में, मैं आपको खाना खिलाता हूँ। और किशोर उन्हें अपने साथ अपने ढाबे पर ले गया। उसने उन्हें बड़े प्यार से खाना खिलाया। जाते हुए उस बूढ़े ने किशोर से कहा, बेटा मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है, बस ये बक्सा तुम रख लो, ये मुसीबत में तुम्हारी मदद करेगा। और वो किशोर को वो बक्सा देकर चला गया। किशोर ने वो बक्सा संभालकर अपने ढाबे में रख दिया। और इधर कमल ने मौका पाकर एक दिन किशोर के ढाबे और घर पे चोरी की और सारा पैसा सोना चांदी लेकर रफू चक्कर हो गया। ये देखकर किशोर को बहुत ही दुख हुआ और उसे अब बैंक का लोन चुकाने की चिंता सताने लगी। तभी अचानक उसकी नजर बूढ़े द्वारा दिए गए लोहे के बक्से पर पड़ी और वो बक्सा लेकर अपने घर आने लगा। लेकिन जैसे ही वो अपने घर के पास पहुंचा, वो बक्सा उसके हाथ से गिर गया और गिरते ही वो बक्सा एक बहुत बड़े रेस्टोरेंट में तब्दील हो गया। ये देखकर किशोर हैरान रह गया। उस रेस्टोरेंट के अंदर सारे रोबोट काम कर रहे थे और वहाँ के गल्ले में किशोर की चोरी का सामान था। और वहाँ पर उसने देखा कि कमल एक खंबे से बंधा हुआ है। किशोर को देखते ही कमल ने उससे माफी मांगी और उसे बताया कि जैसे ही वो चोरी कर कर निकला था, एक जादुई बूढ़े ने उसे इस बक्से के अंदर बंद कर दिया। अब किशोर सारी बात समझ चुका था। उसने कमल को पुलिस के हवाले कर दिया। अब किशोर के एक नहीं दो दो ढाबे थे, एक इंसानों द्वारा काम करने वाला ढाबा और एक रोबोट द्वारा काम करने वाला ढाबा। उसके दोनों ढाबे बहुत चलने लगे और वह दिन दुगनी रात चौगनी उन्नति करने लगा। एक समय की बात है, भावनगर नामक गांव में समक नाम का एक आदमी रहता था। वो रेलवे में नौकरी किया करता था। वो टिकट चेकर का काम करता था। वो सुबह तैयार होकर ट्रेन में निकल जाता और हर ट्रेन में जा जाकर लोगों के टिकट चेक किया करता था। कई सालों से वो ये काम बड़ी ही ईमानदारी से किया करता था। जिस भी ट्रेन में वो टिकट चेक करने जाता, उस ट्रेन में उसके नाम का खौफ था, क्योंकि वो बिना टिकट यात्रियों को कैसे भी करके ढूंढ निकाला करता था और उन पर रेलवे के कानूनों के हिसाब से फाइन लगाया करता था। लेकिन समक दिल का बहुत ही अच्छा इंसान था। वो गरीब और मजबूरों के लिए अपने पैसों से टिकट खरीद कर दिया करता था। भावनगर के पड़ोस के चावनगर गांव में सुनील नाम का एक आदमी रहता था और वो हमेशा ही बिना टिकट ट्रेन में यात्रा किया करता था और अपने गांव के लोगों को बड़े ही शान से बताया करता था, अरे काका पता है, आज मैं भावनगर गया था, भावनगर, वो भी बिना टिकट, और देखो तो कोई भी मुझे पकड़ नहीं पाया। अरे सुनील ध्यान से चला कर, तुझे पता है भावनगर से चावनगर में समक की ड्यूटी लगी है। वो जैसे भी करके बिना टिकट यात्रियों को पकड़ लेता है। अरे समक हो या चमक, सुनील को पकड़ने वाला आज तक पैदा नहीं हुआ, समझा? चल मैं तुझे तरकीब बताता हूँ। और इस तरह से सुनील सभी गांव वालों को बिना टिकट यात्रा करने के लिए उकसाया करता था और चावनगर के लोग सुनील की तरकीबों के बारे में जानकर अब बिना टिकट यात्रा करने लगे। गांव के कुछ बुजुर्गों ने उन्हें समझाने की कोशिश की, भाई देखो बच्चों, बिना टिकट यात्रा करना गलत है, तुम लोग ऐसा मत किया करो, अगर पकड़े गए तो गांव का नाम बदनाम होगा। अरे काका काहे का गांव का नाम बदनाम होगा, इतनी महंगाई है, अगर हम टिकट के पैसे बचा लेते हैं तो आपको क्या, चलो बैठ के हुक्का पियो चुपचाप। सुनील ऐसा कहकर गांव के लोगों को चुप कराया करता था। धीरे धीरे ये बात सभी लोगों में फैलने लगी और इस बात का पता जब समक को चला तो उसने ठान लिया कि वो जैसे भी करके बिना टिकट यात्रा करने वाले चावनगर के यात्रियों को पकड़कर ही रहेगा। एक दिन जब सुनील बिना टिकट यात्रा कर रहा था, तभी अचानक समक उसके डिब्बे में आ पहुंचा और उसने इशारा कर दिया और दूसरी तरफ से पुलिस वालों ने डिब्बे का रास्ता रोक लिया। सुनील ने अपने आप को फंसता देखकर वहां से भागने की कोशिश की और भागने की कोशिश में उसका पैर फिसला और रुकी हुई ट्रेन से वो बाहर जा गिरा। उसके सिर पर काफी चोट आई। समक उसे उठाकर हॉस्पिटल में लेकर गया और उसने वहां उसका इलाज खूब अच्छे से करवाया।
लेकिन साथ ही उसने सुनील पर बहुत बड़ा फाइन भी लगाया। समक ने सुनील को समझाते हुए कहा, देखो बेटा, बिना टिकट यात्रा करना बहुत बड़ा अपराध है। आज भागने की कोशिश में तुम्हारी जान भी जा सकती थी। सुनील को सबक मिल चुका था और उसने अपनी जान बचाने के लिए भगवान का धन्यवाद किया और समक का भी, और फिर कभी बिना टिकट यात्रा ना करने की कसम खा ली। नीलू और सरिता शहर में रहते थे। वो दोनों एक फूड कंपनी में काम करते थे। वहीं दोनों आपस में मिले और दोनों ने शादी कर ली। शादी करने के बाद भी वो दोनों उसी कंपनी में काम किया करते थे। उन दोनों को घूमने फिरने का बहुत शौक था। एक साल भी ऐसे ही गर्मियों के दिनों में उन्हें 3-4 दिन की छुट्टियां मिलने वाली थी। तो नीलू के दोस्त ने उससे पूछा, अरे भाई नीलू, क्या प्रोग्राम है तुम्हारा? कहाँ जा रहे हो छुट्टियों में इस बार? अरे हाँ रमेश, इस बार हम कहीं बड़े शहर में नहीं जा रहे। इस बार हम गांव में और एक हेरिटेज वॉक के लिए जंगल में घूमने जा रहे हैं। और छुट्टियां मिलते ही दोनों एक पहाड़ी के क्षेत्र में घूमने के लिए निकल जाते हैं। वो दोनों एक गांव में ठहरते हैं। अगले दिन वो लोग सुबह ही गांव की एक टैक्सी लेकर जंगल में घूमने के लिए निकल जाते हैं। टैक्सी वाला उन्हें पहाड़ के नीचे उतार देता है और कहता है, अरे साहब, आप यहाँ से पैदल जाइए और पहाड़ी के चोटी पर मंदिर है, वहाँ से घूम कर आइए। मैं शाम को आपको यहाँ लेने आ जाऊँगा। अगर कोई दिक्कत हो तो मुझे फोन कर देना। यहाँ पे नेटवर्क की कोई कमी नहीं है। टैक्सी के वहाँ से जाते ही दोनों जंगल में घूमने निकल जाते हैं। जंगल में घूमने के लिए एक साफ सुथरा रास्ता बना हुआ था। दोनों उस रास्ते पर चलते चलते जंगल के मनोहारी दृश्य देखने लगे और ना जाने कब जंगल के बीचों बीच खो गए। उन्हें समय का पता ही नहीं चला। शाम ढलने को थी, तभी हल्की हल्की बारिश होने लगी। वो दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गए। थोड़ी ही देर में बारिश रुक गई, लेकिन तब तक शाम होने लगी थी और वो जंगल के इतने अंदर आ चुके थे कि उन्हें रास्ता कहीं मिल नहीं रहा था। तभी अचानक नीलू की नजर दूर से एक रोशनी पर पड़ती है। वो उस दिशा में चल पड़ते हैं। वो नजदीक जाकर देखते हैं कि वहाँ एक छोटी सी झोपड़ी बनी थी। दोनों उस झोपड़ी के अंदर जाते हैं तो वहाँ पे एक बूढ़ी औरत बैठी हुई थी। नीलू उस बूढ़ी औरत को नमस्कार करते हुए कहता है, अम्मा जी नमस्कार, हम यहाँ घूमने आए थे लेकिन जंगल में रास्ता खो गए हैं। क्या हमें यहाँ रात भर के लिए आश्रय मिल सकता है? हाँ हाँ बेटा, तुम दोनों बड़े आराम से मेरी झोपड़ी में रह सकते हो। वो बूढ़ी औरत उन लोगों के लिए झोपड़ी के कोने में बिस्तर लगा देती है। तभी सरिता उस बूढ़ी औरत से कहती है, अम्मा, बुरा न माने तो बहुत भूख लगी है, क्या कुछ खाने में है? अरे अरे बेटा, इसमें बुरा मानने की क्या बात है। अगर तुम मटन खाते हो तो आज पत्थर पर मैंने मटन पकाया है, आओ खा लो। बूढ़ी औरत की बात सुनकर दोनों खुश हो जाते हैं और मटन का नाम सुनकर तो दोनों की भूख और बढ़ जाती है। तभी बूढ़ी औरत ने चूल्हे के पास पड़ा एक बड़ा सा पत्थर उठाया। पत्थर के नीचे एक और पत्थर था और उसके अंदर मटन पक रहा था। बूढ़ी औरत ने उन्हें पत्थर पर पकाया हुआ मटन खिलाया। वो मटन दोनों को बहुत ही स्वाद लगा। अगली सुबह जब दोनों वहां से जाने लगे तो नीलू ने जाते जाते उस बूढ़ी औरत से पत्थर पर मटन पकाने की रेसिपी सीख ली। नीलू और सरिता ने पत्थर पर मटन पकाने की रेसिपी के बारे में अपनी फूड कंपनी को बताया और उनकी फूड कंपनी ने पत्थर पर मटन को अपनी रेसिपी में रखा, जिससे उनकी बिक्री और बढ़ गई और उस बिक्री में से कुछ हिस्सा नीलू और सरिता को भी मिलने लगा और पत्थर पर मटन पकाने की रेसिपी के कारण दोनों की अच्छी आमदनी होने लगी। और अब दोनों जब भी मौका मिलता उस जंगल में आकर उस बूढ़ी औरत को जरूर मिलते और उनसे पत्थर पर और स्वादिष्ट चीजें बनाने की रेसिपी सीखते। बैल और ट्रैक्टर की रस्साकशी। चांदपुर गांव में भोलू नाम का एक लड़का रहता था। वो अपने नाम की तरह ही बहुत ही भोला था और सारा दिन गांव में घूमता रहता था। अरे भोलू, कहाँ जा रहा है भाई? काका, मैं गांव के मंदिर जा रहा हूँ। आज वहाँ पर भंडारा है ना, अच्छा अच्छा स्वादिष्ट प्रसाद मिलेगा। हाँ हाँ जा भाई, तेरे बिना गए तो भंडारा कैसे पूरा होगा। और भोलू हंसते हुए वहाँ से गांव के मंदिर चला जाता है। मंदिर में पहुँचते ही भोलू की नज़र मंदिर के बाहर बनी नंदी बैल की मूर्ति पर पड़ती है और वो उस मूर्ति के साथ खेलने लगता है। वो खेल खेल में उस मूर्ति के ऊपर बैठ जाता है और उसके सींग पकड़कर बोलने लगता है, अरे अरे, कब से बैठे हो? चलो चलो, उठो 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 ना। तभी मंदिर के पंडित जी बाहर आकर भोलू से कहते हैं, अरे बेटा भोलू, ये तुम क्या कर रहे हो?
ये पत्थर के नंदी बैल हैं, ये उठेंगे नहीं। चलो जाओ बेटा, कहीं और जाकर खेलो। पंडित जी की बात सुनकर भोलू बड़ी मासूमियत से कहता है, नहीं नहीं, मुझे पूरा यकीन है पंडित जी, ये नंदी महाराज एक दिन जरूर उठकर चलेंगे, मेरी बात को नजरअंदाज नहीं करेंगे। अब तो ये मेरे दोस्त बन चुके हैं ना। अच्छा बेटा, जैसी प्रभु इच्छा, तुम खेलना चाहते हो तो खेलते रहो। और भोलू वहाँ पर रोज आकर उन नंदी बैल से खेलता रहता है और गांव के सभी लोग उसका मजाक उड़ाते हैं। एक दिन जब भोलू नंदी बैल से खेल रहा था, तभी वहाँ पर विजय नाम का एक लड़का अपना ट्रैक्टर लेकर आता है। वे सभी भोलू का मजाक उड़ाने लगते हैं। पगला भोलू, देखो तो क्या कर रहा है। हाँ, देखो तो कैसे पत्थर से खेल रहा है। अरे ये तो पागल है, चलो चलो हम लोग ट्रैक्टर की सैर करते हैं। बच्चों को अपना मजाक उड़ाता देखकर भोलू उन बच्चों से कहता है,